आपकी बातचीत कराते हैं लोकेश शर्मा से। शर्मा जी, क्या था फोन टेपिंग का पूरा प्रकरण जिसकी पेशियां आप आज तक झेल रहे हो? प्रकरण तो पूरा प्रदेश जानता है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए उस वक्त में एक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ। जुलाई 2020 की बात है कि हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो अपने कुछ विधायकों के साथ मानेसर चले गए। और सभी ने सुना कि उनका ये कहना था कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हम अपनी बात आलाकमान तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर यहाँ आए हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं आलाकमान को। तो क्या वो मतलब वहाँ पे केवल सिर्फ आला कमान से बातचीत करने गए थे या मंशा कुछ और थी? देखिए, ये तो नहीं इसका कह जवाब सकते। तो ठीक वो है, स्वयं ही ठीक है, देंगे। ठीक है। लेकिन जहाँ तक फ़ोन टेपिंग की बात थी, देखो, मेरा फ़ोन टेपिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने हमेशा से कहा। लीगल और इलीगल इंटरसेप्शन अगर किसी ने करवाया तो वो खुद मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मुझे ये पेन ड्राइव दी क्योंकि इस पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी। ये पेन ड्राइव आपको मुख्यमंत्री ने कब? मुझे 16 जुलाई 2020 को शाम को लगभग 6-6:30 बजे के आसपास अपने मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर मुझे ये पेन ड्राइव दी और ये कहा कि ये मीडिया को सर्कुलेट कर दो, पूरी मीडिया को ये भेज दो। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि इसमें है क्या और इसमें किस तरीके की वार्तालाप है किसी की। तो क्योंकि पेन ड्राइव से उसे सर्कुलेट करना संभव नहीं था, इस पेन ड्राइव के साथ मुझे एक टाइप पेपर भी दिया था। उस टाइप पेपर को जब मैंने थोड़ा सा सरसरी तौर पर उस पर नज़र डाली तो उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम था, उसमें हमारे दिवंगत जो कांग्रेस के लीडर रहे भंवरलाल शर्मा जी पंडित जी, उनका नाम था, और एक संजय जैन करके कोई व्यक्ति था। और ये बताने का प्रयास किया गया कि विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराने की साजिश इस ऑडियो क्लिप में रची जा रही है, तो आप ये सबको भेज दो। अब चूंकि मैंने कहा ये सीधे तौर पे भेजी नहीं जा सकती, तो मैं घर आया। घर आके मैंने इस लैपटॉप में इसे ट्रांसफ़र किया, यही वो लैपटॉप है जिसमें मैंने इसे ट्रांसफ़र किया, और लैपटॉप के बाद मैंने इसे अपने फ़ोन पे लिया और फ़ोन के माध्यम से आप तमाम मेरे मीडिया के भाइयों और साथियों को, जो मेरा एक मीडिया का ग्रुप बना हुआ है, उसमें इसे सर्कुलेट कर दिया। तो जैसे ही ये सर्कुलेट हुआ पूरे प्रदेश भर में खबरें फैल गई। और सर्कुलेशन से पहले भी आप ताज्जुब करेंगे कि इतने अधीर थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि मुझे बार बार फ़ोन करके, व्हाट्सएप कॉल करके ये पूछा जा रहा था, अरे भाई अभी तक खबर क्यों नहीं आई? मैंने कहा थोड़ा समय लगता है, अभी पहुंची होगी और एकदम से तो सभी को शॉक लग गया होगा कि ये क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही खबरें आई तो मैं तब बड़ा इस बात को लेकर शॉक हो गया कि ये था क्या इसमें, और ये मैंने तो सबको भेज दिया है। खैर, मैंने निर्देशों का पालन किया था, मुझे जो डायरेक्शंस दिए गए थे उनको मैंने निभाया था। और ये जिम्मेदारी भी होती है, आप किसी के अधीन काम कर रहे हैं, आपका बॉस आपको जो निर्देश देगा उनकी पालना करना आपकी ड्यूटी में शामिल है। तो मैंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो पूरे प्रदेश को पता है कि किस तरह अगले दिन एफआईआर हुई थी, किस तरह से लोगों को बैकफुट पे आना पड़ा और सरकार ये बच गई। तो कुल मिला के सीधे तौर पर जो ये मैं बार बार कहता था कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मिली है, वो मैं निर्देशों पर कहता था। मुझे तो फ़ोन अपना डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा गया। मैंने आपको एक ऑडियो क्लिप आपने सुनाया, उसमें मुख्यमंत्री जी मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं, भाई वही उपयोग में लिया ना जो मैंने तुम्हें दिया था, और वो फ़ोन कहाँ है अभी, आपने उसको डिस्ट्रॉय किया या नहीं किया। यानी इतना डरे हुए रहते थे, इतने भयभीत रहते थे कि भाई पता नहीं उस फ़ोन को लेके कहीं मेरी असलियत सबके सामने नहीं आप आ इतने जाए। निष्ठावान थे उनके साथ में, फिर भी आप पे इतनी शंका? देखिए, गलत काम करते हुए तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है, तो शंका होना लाजमी है। हालांकि उन्हें इस बात का भरोसा था और मैंने उसको निभाया भी। मुझे कहा फ़ोन डिस्ट्रॉय करना, मैंने कर दिया ना, मेरे पास वो फ़ोन है ही नहीं, कब का डिस्ट्रॉय कर चुका मैं। और यही मैंने स्टेटमेंट अपने बयान में क्राइम ब्रांच को भी दिया कि फ़ोन वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, फ़ोन नहीं है वो मेरे पास में, क्योंकि अब वो निर्देश थे, निर्देशों की मुझे पालना करनी थी। लेकिन उस फ़ोन की तलाश में इस हद पे उतर गए थे पूर्व मुख्यमंत्री कि जिस कार्यालय में बैठ के आप अभी मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं, इसी कार्यालय में एसओजी की रेड करवाएं, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सकें कि वो फ़ोन है या नहीं है। जब पूरा मेरा ऑफिस खंगाल लिया, मेरे तमाम जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत कर ली, जो लोग भी यहाँ काम करते हैं, जो साथी हैं, उनसे बातचीत कर ली, और
एक एक कोना, एक एक लैपटॉप, एक एक सिस्टम को देख लिया, लेकिन उन्हें फ़ोन कहीं नहीं मिला। उसके बाद वो आश्वस्त हो गए। तो यानी इस स्तर पे पहुंच जाना कि अपने ही उस व्यक्ति के ऑफिस में एसओजी की रेड करवाना। आप सोचो मुझे कैसा महसूस हुआ होगा कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जी जान से निष्ठा से काम कर रहा हूं और मेरे कार्यालय में एसओजी की रेड। और वो खबरें भी आप ही ने रुकवाई। और वो भी यानी किसी को नहीं पता आज तक कि मेरे कार्यालय में एसओजी ने रेड तक डाली। तो जिस व्यक्ति ने इतनी सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर लिया हो, जो छुपा के रह चुका हो, तो क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है क्या? मैं पिछले 3 साल से क्राइम ब्रांच में जा रहा हूँ, वहाँ उनके सवालों का सामना कर रहा हूँ, 8-8, 9-9 घंटे की पूछताछ को मैं झेल रहा हूँ। तो जो किसी भी तरह से नहीं टूटा, आज उसे बोलने की नौबत क्यों आई? क्योंकि आज मैं इतना मजबूर हो गया हूँ। जो व्यक्ति मुझे आश्वासन दे के रखे थे, जिन्होंने मुझे इस बात का भरोसा दिलाया था कि चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तुम चिंता मत करना, आज वो पूरी तरह से अलग हुए। वो कभी मुझसे इस बारे में बात तक नहीं करते। वो मुझसे ये तक नहीं पूछते कि तेरे उस केस में हो क्या रहा है, तुझे आगे किस तरह की मदद की ज़रूरत है। आप मेरे परिवार से पूछ के देखो कि जब मैं 8-8, 9-9 घंटे वहाँ रहता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, तो उनके ऊपर क्या बीतती है। किसी ने पूछा एक दिन भी मेरे परिवार के पास जाके, या उनको किसी ने सांत्वना ढांढस बंधाने का काम किया कि आप चिंता मत करो, मुख्यमंत्री उनके साथ है ना, उनकी पूरी सरकार उनके साथ है, वो अकेले नहीं है। लेकिन मुझे तो बिल्कुल ही ऐसे अकेला छोड़ दिया। अब मैं पिछले कई दिनों से विचलित था कि मैं इस बोझ को लेकर कैसे आगे बढ़ूँ, क्योंकि जो कृत्य मैंने नहीं किया, जो काम मैंने नहीं किया, उसको लेकर मैं कैसे आगे जाऊंगा। आगे का तो कोई भरोसा ही नहीं है कि क्या होने वाला है, किसको पता है क्या होगा नहीं होगा। तो इसलिए अब मैं इसको और आगे लेकर नहीं बढ़ सकता। मैंने आज आप सबके माध्यम से उस बोझ को अपने माथे से उतार दिया कि जो उस बोझ का मालिक है वो ये है, मेरा उससे सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। जब मालिक ही ये कहने से उस पर आ जाए, किनारा कर ले कि अब तो कुछ होना जाना नहीं है, अब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हम जैसे लोग क्या करेंगे? हम तो उसे बीच में छोड़ेंगे ही ना। तो वो आपने जो ऑडियो क्लिप है, क्या वो ऑडियो क्लिप आप मीडिया को दोगे? देखिए, मैं एक बार पहले भी इस तरह की चीज़, मुझसे कोई सबूत के तौर पे जानना चाहेगा तो मैं ज़रूर उसको सुनाऊंगा। कोई भी उसके जांच एजेंसी हाँ, अगर कोई भी मांगेगी। जांच एजेंसी मांगेगी तो मैं उसे बताऊंगा और उनको उस चीज़ को प्रस्तुत भी करूंगा, क्योंकि मुझे फ़ोन कर करके कहा गया था सारा। और अभी तो सबके सिस्टम्स में होते हैं ये सारी चीज़ें। तो मुझे जो बातें कही गई थी, देखो मैंने ये सोच लिया था कि मैं महाभारत का वो अभिमन्यु नहीं बनूंगा कि जो युद्ध के मैदान में उतर तो जाए लेकिन जीवित वापस नहीं आए। ये सोच आपको पहली बार कब आई थी? क्योंकि आप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ एक लंबे समय से जुड़े हो। यही तो एक बड़ी वजह थी कि लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ था, तो मैं उनके नेचर को जानता हूँ। वो किस जगह जाके किसको उपयोग में लेके उसे ख़त्म कर देंगे, उसके ऊपर वार करके उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। बहुत से लोग हैं, बहुत उदाहरण है इस प्रदेश में, जिनको उन्होंने पानी तक नहीं पीने दिया, उनकी राजनीति पूरी तरह से ख़त्म कर दी। तो एक ऐसे व्यक्ति को जो मैंने अपना राजनीतिक गुरु माना, तो मुझे भी तो कुछ सोच समझ के रखना ही पड़ेगा ना। मुझे भी तो ये पता रहेगा कि मैं अपना बचाव कैसे करूँगा। ठीक है, मैं उतर तो गया रण में, लेकिन मुझे इस बात की पूरी तरह जानकारी थी कि कभी ना कभी भविष्य में इससे मुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। सब ने किनारा कर लिया। आप देखो कि सबके काम पूरे हो गए। 5 वर्ष का कार्यकाल जैसे तैसे करके रोज़ ये लगा रहता था कि आज ये बनेंगे, आज वो बनेंगे, ये होगा वो होगा। उसके बावजूद भी 5 साल सरकार चला ली। खुद मुख्यमंत्री जो उनकी जिद थी, अरे कांग्रेस पार्टी तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन उनका मोह मुख्यमंत्री से, उस पद से इतना था कि वो ये कहते बार बार सुने जाते थे कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। अब हर्ष देखो, कुर्सी ने किस तरह से उन्हें छोड़ा है, ये पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है। तो उस मोह की वजह से, उस कुर्सी के मोह की वजह से उन्होंने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया, और जो कुछ भी पार्टी की भलाई के लिए हो सकता था उस सबको तो साइड में रख दिया। आला कमान तक की अवमानना कर दी, उनको धोखे में रखा, उनके साथ फरेब किया। जो आला कमान की मंशा थी, आपको तो 25 सितंबर की घटना का पता ही होगा। आला कमान ने जिस रूप में यहाँ अपना दूत बना के भेजा श्रीमान खड़गे जी को, जो अब हमारे अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, और अजय माकन जी को, वो जो भी एजेंडा लाए थे, मंशा लाए थे कि यहाँ विधायक दल की मीटिंग होगी मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री निवास पे, उस मीटिंग को नहीं होने दिया। क्यों? धारीवाल जी ने
अपने घर पे वो मीटिंग की और वहाँ से सारे एमएलएस को बस में बिठाकर सीपी जोशी जी के यहाँ ले जाया गया। तो सब कुछ प्रायोजित था। मुझे तो फ़ोन करके तन्नौट से कहा गया कि आप ये खबर चलवाओ कि जो विधायक हैं उनकी मांग एक ही है कि हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो। तो क्या उनको इस बात का पता लग गया था ना कि मुख्यमंत्री का फैसला किसी और के नाम पे हो चुका है और वो इस विधायक दल की मीटिंग में सिर्फ उसको घोषणा करनी है। लेकिन उन्होंने उसका ऐसा, यानी कहते हैं ना कि पूरा उलटफेर किया कि कोई समझ ही नहीं पाया। और उसके बाद वो ये कहते पाए गए कि नहीं भाई मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये आलाकमान के साथ फरेब करना, ये इस तरीके से सिर्फ कुर्सी के चिपके रहना, ये मुझे लगता है इस राजस्थान में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम। शर्मा जी, गजेंद्र सिंह शेखावत तो दूसरी पार्टी के हैं। सचिन पायलट के साथ तो उनकी जो चीज़ चल रही थी वो समझ में भी आती है, पर गजेंद्र सिंह शेखावत की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास आपको क्या लगता है उन्होंने क्यों कर रहे थे, क्या मंशा थी? क्योंकि वो निरंतर आरोप भी चल रहे थे, संजीवनी थी और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही थी। वो बदला लेना चाह रहे थे अपने पुत्र की हार। वैभव गहलोत 2019 में वहाँ से चुनाव लड़े थे और पूरा सरकारी अमला उनके चुनाव के लिए वहाँ डिप्यूट कर दिया गया था। बावजूद वो इतनी बुरी तरीके से चुनाव हारे, तो मुझे लगता है उनके मन में टीस थी कि इनको डैमेज किया जाए, इनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जाए और ये वहाँ पे इस तरीके से हो जाए कि भाई गजेंद्र सिंह शेखावत अब आगे नहीं बढ़े हैं, वो आगे वापस राजनीति में अपने आप को खड़ा नहीं कर पाए। तो इसीलिए कभी संजीवनी के बहाने से, कभी कोई और एसीबी का, कभी क्या लगातार आप भी जानते हैं कि किस तरह से वो हमलावर रहे। उनके लिए सिर्फ दो ही पॉलिटिकल दुश्मन थे, गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट। और इनको किस तरीके से ठिकाने लगाना है, इसी बात के रोजाना मुख्यमंत्री निवास पे षड्यंत्र रचे जाते थे कि आज क्या किया जाए। इन दोनों के लिए। अच्छा, इन्हीं दोनों के लिए। तो इनमें से मोस्ट हॉट फेवरेट कौन था? पूर्व सीएम अशोक गहलोत था। देखो जिस पे ज्यादा समय देते थे। समय दोनों पे बराबर ही देते थे। अच्छा, बराबर, दोनों बराबर ही देते थे। सचिन पायलट को तो वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे कि वो कहीं दिख भी जाए किसी भी रूप में, और गजेंद्र सिंह शेखावत क्योंकि उनको अपना बदला लेना था किसी न किसी रूप में। तो ये बड़े कारण रहे जिसकी वजह से वो लगातार संजीवनी के नाम पे भी, एसीबी, ये वो सब के नाम से करते रहे। तो मुझे लगता है कि आज का आप जो माहौल देखेंगे, देखिए हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि पिता के घर पे पुत्र का अधिकार होता है, पिता की विरासत पे पुत्र का अधिकार होता है। जो पुत्र उस घर में अपनी जगह नहीं बना पाया, उस घर को छोड़ के दूसरी जगह जाके वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो मैंने अपने एक ट्वीट में भी लिखा था कि जो बार बार जाके वहाँ मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं कि मैं अपने पुत्र को सौंप रहा हूँ, सौंप नहीं रहे, थोप रहा हूँ, उन्होंने वहाँ जाके उसे थोप दिया। तो जो अपने घर में नहीं कुछ कर पाए, तो क्या वहाँ की जनता इतनी आपको लगती है कि बेवकूफ़ होगी कि जो अपनी पिता की विरासत में अपने घर में, क्योंकि पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहचान जोधपुर से है। अगर जोधपुर में वो अपने पुत्र को नहीं जिता पा रहे हैं तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? क्यों उनको भागने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल ठीक बात है साहब। एक चीज़ और बता दो आपकी, अशोक गहलोत को मारवाड़ का गांधी, जादूगर, इन नामों से संबोधित किया जाता है, उनकी सादगी के लिए चर्चाएं की जाती हैं। तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बदला लेने के लिए इस स्तर तक उतर जाते हैं कि सामने वाले के परिवार तक को नहीं बख्शे? इसका जवाब उन्हीं के शब्दों में छिपा हुआ है। वो खुद ये कई बार कहते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है, तो जो वो दिखते हैं वो है नहीं, तो यही जादू है। और जो है वो दिखते नहीं है। वो अपने दुश्मन के लिए या अपने राजनीतिक जो उनका राइवल है उसके लिए किस हद तक पहुंच सकते हैं, मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अब इस प्रदेश में कोई जान नहीं सकता। थोड़ा सा बता भी दीजिए। ये सारे उसी के तो उदाहरण हैं कि किस तरह से वो उनको ख़त्म करने में लगे हुए, सचिन पायलट को डैमेज करने में लगे रहे। लेकिन अब तो समय जा चुका, उन्होंने अपनी मन की कर ली। समय मिल जाता तो क्या 3 बार और भारी नुकसान कर सकते थे? और भारी तो करते ही ना। 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए प्रदेश के, और तीनों बार वो कांग्रेस का भला नहीं कर पाए, तीनों बार उनकी वजह से सरकार वापसी नहीं कर पाई। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। योजनाओं के नाम पर आप देखेंगे कि देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री रहे वो। उनको तमगा मिला था इस बात का कि देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। तो वो नंबर कहाँ चले गए भी?
आपने सरकारी खजाने को खाली कर दिया, लुटा लुटा के, फिर भी आप अपनी सरकार को वापस नहीं लेके आ पाए। तो आप जब इतना कैलिबर ही नहीं रखते, आप सिर्फ ये चाहते हो कि मैं मुख्यमंत्री बनता रहूं, पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाती रहे, अरे आपका भी तो कोई दायित्व बनता है ना कि आप वापस क्या लौटाओ। आप बड़े गर्व से गिनाते तो हो कि मैं 5 बार सांसद रह लिया, 3 बार मुख्यमंत्री रह लिया, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह लिया, मैं फलाना केंद्रीय मंत्री रह लिया, इतना सब कुछ आपको पार्टी ने दिया। आप एक चीज़ गिनाओ कि मैंने पार्टी को ये लौटाया, इस प्रदेश में मैंने मेरे रहते हुए वापस अपनी पार्टी की सरकार को बनवाया, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री था। भाई जिम्मेदारी तो मेरी ही होगी ना, दूसरा कोई जिम्मेदारी क्यों लेगा। जब सारे फैसले आप करोगे, सारे निर्णय आप लोगे, सब कुछ आप करोगे, तो सरकार लाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। वो तो आपने कभी उठाई नहीं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते तो क्या होता? मुझे लगता है कि तब कांग्रेस को फायदा होने की संभावना ज़्यादा थी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये जो छोटे झगड़े हैं ना, छोटे फायदे की जो सोच है, उससे बाहर निकल जाते। कांग्रेस को निश्चित तौर पर फायदा होता, क्योंकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल जो एक कहते हैं ना अनुभव है, वो स्ट्रांग है कि किसको कहाँ उपयोग में लेना है। जैसे कि वो मुझे भी कहते थे कि भाई तू मेरी तरह सबको काम में लिया कर, तो उन्हें काम में लेने की कला तो थी, अभी तो मैं भी काम आ गया ना पेपर लीक और कोरोना में जो परचेज हुई उसके ऊपर भी सब मैं चाहूँगा संक्षिप्त में आप जरा बता दें, क्योंकि मेरे और बहुत सारे भाई इंतजार कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जानते थे पेपर लीक की जो आरोप लग रहे हैं वो सच है? देखिए, पेपर लीक की घटना है, मैंने पहले भी कहा कि घटनाएं होती हैं। किसी भी सरकार की या मुखिया की मंशा इस बात से स्पष्ट होती है कि घटना होने के बाद क्या स्टेप लिए गए हैं, क्या किया गया है। मैंने आपको एक क्लिप सुनाई। जो लोग पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे आज मैंने किसी पद की जिम्मेदारी आपको दे रखी है और आप जिम्मेदार हैं उस पूरे सिस्टम के, जिस सिस्टम में से वो लीक हो रहा है, और मैं बैठ के ये कहूँ कि आप तो मेरे अपने आदमी हो, मुझे आपको बचाना चाहिए, तो मेरी मिलीभगत हो गई ना आपके साथ। मैंने कहाँ न्याय दिया उन लाखों बेरोजगार युवाओं को जिनकी उम्मीदें उस पेपर पे टिकी हुई थी। मैंने तो अन्याय किया उनके साथ, और अपने आदमी को बचाने के लिए बिल्कुल खुले में कह रहा हूँ, अरे भाई अपना आदमी है, वही तो सब कुछ है। तो आपने तो नुकसान कर दिया ना, तो वो मिलीभगत है आपकी पूरी तरह तो से। पैसा चला होगा साहब लीक हुआ तो क्या पैसा अब ऊपर देखो, तक पहुंचा होगा? जहाँ तक पैसों से संबंधित बात है, वो उसकी मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा घोटाला था, पैसों का लेन देन हुआ, बड़े रूपों में पैसे इधर से उधर हुए। अब ये तो वर्तमान सरकार उसकी तह में जाए और उस कड़ी को जोड़े जो जो इस लेन देन में शामिल रहे होंगे। कोरोना काल में देश में नंबर 1 था राजस्थान, भीलवाड़ा मॉडल, अमेरिका तक चर्चा, प्रधानमंत्री ने बढ़ाई की। आप कह रहे हो कोरोना काल के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेरफेर हुआ? देखो, कोरोना काल में जो लाइफ सेविंग जितने भी उपकरण थे, चाहे वो दवाइयों की बात रही हो, रेमडेसिविर इंजेक्शंस की बात रही हो, या जो जो भी और हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की बात रही हो, या वेंटिलेटर्स की बात रही हो, जो भी उपकरण उस समय में खरीदे गए, वो कई 100 गुना ज़्यादा कीमत पे खरीदे गए। तो किसी को तो सीधे तौर पर फ़ायदा हुआ ही था, हज़ारों हज़ारों करोड़ रुपए की खरीद हुई, तो किन लोगों को फ़ायदा हुआ, वो सारी जानकारी थी ना मुख्यमंत्री को, तो क्यों नहीं उन पे समय रहते कार्रवाई की गई। आपने कोरोना के बहाने से पीछे से उनको ये एंट्री दे दी कि भाई आपको जो करना है करते रहो, तो किसका नुकसान हुआ? प्रदेश का ही तो नुकसान हुआ पूरे तरीके से। प्रदेश की आम जनता की गाड़ी कमाई इस तरीके से आपने घोटालों में उसको बर्बाद कर दिया। सब एक सवाल और जो विपक्ष ने बड़ा उठाया, उसके ऊपर चुटकियाँ भी ली गई, मुख्यमंत्री ने भी खूब चुटकी ली उस ज़माने में अशोक गहलोत जी ने। आला कमान ने दिल्ली बुलाया था और एकदम से अशोक गहलोत जी के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। अब ये तो अब इसके पीछे मतलब विपक्ष कहता था कि ऐसा कैसे संभव है, आप तो अंदर मौजूद थे। देखो, जब इस तरीके की कोई मेडिकल इमरजेंसी की बात हो या कोई चोटिल हो जाए, तो मुझे लगता है उस पर तो कम से कम इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। वो चोटें लगी थी, चोटें वास्तविक थी, वो और वास्तविक। क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल गया था, और हॉस्पिटल में मैंने देखा था भाई एक पैर में जो अंगूठा है वो फ्रैक्चर हो गया है, नाखून पड़ गया है। अब वो लगी कैसे ये नहीं पता, लेकिन लगी। चोटें उनके वास्तविक रूप में लगी थी। अब चुटकी लेने को तो किसी भी रूप में कहा जा सकता है कि ये दिखावटी है या नहीं है, लेकिन हाँ, उसका भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उपयोग लिया।
वो हमेशा दोनों पैर सामने करके और ये बताने में कामयाब रहे कि चोट लगने के बावजूद मैं काम कर रहा हूँ। तो अब ये राजनीति में फ़ायदे लेने के तरीके भी होते हैं। तो ये आप सुन रहे थे लोकेश शर्मा, ओएसडी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया, बहुत सारे खुलासे किए कि किस तरीके से फ़ोन टेपिंग में उनका कोई लेना देना नहीं, क्लिप्स कहाँ से आई थी। दूसरा बड़ा खुलासा जो उन्होंने किया वो किया कि पेपर लीक की जानकारी मुख्यमंत्री को थी। कोविड के अंदर मुख्यमंत्री ने ही बैकडोर से एंट्री दी थी, जिससे लोग कोविड में कई गुना ज़्यादा रेटों पे सामान की खरीद कर सकें। लोकेश शर्मा ने कहा है कि जादूगरी की जो बात की जाती है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते थे कि जो दिख जाए उसका फ़ायदा ही क्या है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।